हेलो स्टूडेंट्स, नॉर्मली कुछ गुणोत्तर के सूत्र हमने क्लियर किए थे। ठीक है, आशा करता हूँ कि सूत्र याद हो जाएंगे, क्योंकि सूत्र अच्छे से याद कीजिएगा। आज से हम कुछ सवाल भी सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जो एसवाई की तैयारी है फिलहाल के लिए, तो जो जब तक अपनी यूनिवर्सिटी का परिपत्र नहीं आता तब तक जो स्टॉप भी रखेंगे। जितने केटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी केटी की एग्जाम कंपलसरी ली जाएगी। ठीक है, परिपत्र में है। जो आपका थर्ड सेम है उसको शायद मार्कशीट के हिसाब से प्रमोट किया ही जाएगा। थर्ड सेम की तैयारी फिलहाल स्टॉप ही रखिएगा। सीधा हमारे पास जो आते हैं, जो फोर्थ सेम की तैयारी उसे स्टॉप रखिएगा। जो आगे टीवाई की तैयारी है उसे स्टार्ट करते हैं। जितने हमारे पास सूत्र है, जितने कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उसे अच्छे से देखिए, क्योंकि एक महीना फिलहाल और हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस से बंदी रहेंगी। जितना कोशिश हो सकता है ऑनलाइन के थ्रू हमें चैप्टर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। टारगेट रहेगा कि सर अगले महीने तक ये चैप्टर क्लियर हो जाए, क्योंकि टीवाई है। कहने के लिए तो एक ही अकाउंट है सर, लेकिन एक अकाउंट 3 अकाउंट के बराबर वैल्यू रखता है। ठीक है, देखते हैं आगे के सूत्र किस हिसाब से हमारे पास। दो सूत्र आज हम लेते हैं, यहाँ पे एक सवाल भी ट्राई करेंगे। सूत्र सबसे पहले रोकायली मूड़ी पर वर्तनो दर, बराबर। रोकेली मूड़ी पर वर्तन, इसे रोकायली मूड़ी पर वर्तनो दर भी कहते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं रोकायली मूड़ी अर्थात क्या। रोकायली मूड़ी जितना आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपने जितना इन्वेस्टमेंट दे के रखा है उसे रोकायली मूड़ी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या बनता है सर? चोखो नफो। वो भी कैसा चोखो नफो? ब्याज अन्य कर वेरा पहला नो। ध्यान रखना, चोखो नफो कैसा होगा? ब्याज और कर वेरा पहला। जो चोखो नफो जो गुणोत्तर में आपको मिलेगा, कौन सा पहले का है, कौन सा बाद का है, उस पर थोड़ा डिटेल रखिएगा, फोकस रखिएगा। जिससे ऑफलाइन क्लास चालू होती है, कब बाद लगता है, कब पहले का नफा, कहाँ ध्यान रखना, और ट्रिक भी उसमें बता दूंगा। ठीक है, जिससे आप भूलोगे नहीं कभी और गलती होने के चांसेस तो जीरो ही बन जाएंगे। रोकायली मूड़ी पर वर्तमान दर का सूत्र क्या बन जाएगा? चोखो नफो कैसा? ब्याज कर मेरा पहले का, ठीक है, जिसमें से ब्याज कर मेरा तो बाद हुआ नहीं, यानी माइनस नहीं हुआ, अपॉन शेयर मूड़ी। शेयर मूड़ी में इक्विटी को प्रेफरेंस दोनों का समावेश हो जाएगा। शेयर मूड़ी प्लस अनामत प्लस लांबा गाळाना देवा। ध्यान रखिए, यहाँ पे लांबा गाळाना देवा है। लांबा गाळा के देवा में क्या क्या आता है? पाकुस सभी जो एसवाई लिखी है तो उसके पूरा डिटेल आई जाता है। जैसे कि हमारे पास डिवेंचर्स, लांबा गाळाना देवा माइनस अवास्तविक मिलकर इनटू 100। ठीक है, ये रोकायली मूड़ी का सूत्र बनता है चोखो नफो ब्याज कर मेरा पहले का, शेयर मूड़ी प्लस अनामत प्लस लांबा गाळाना देवा माइनस अवास्तविक मिलकर। ठीक है, फिर दूसरा सूत्र हमारे पास, दूसरा गुणोत्तर है इक्विटी भंडोल पर वर्तनो दर। इक्विटी भंडोल पर यानी जो मालिक है, इक्विटी जो शेयर धारक है उसका मुझे देखना है कि इसका नफा कितना होता है। ठीक है, इक्विटी शेयर धारक का, इसलिए इसे नाम है इक्विटी भंडोल पर वर्तनो दर। इसका सूत्र क्या बनता है? चोखो नफो। ठीक है, ध्यान रखना, चोखो नफो तो कैसा? सब बाद के पहले वाला, यहाँ पे बनेगा चोखो नफो ब्याज न कर मेरा बाद नो। ध्यान रखना, ये जो गुणोत्तर था इसके अंदर चोखो नफो ब्याज कर मेरा पहले का है, लेकिन इक्विटी भंडोल पर वर्तमान दर इसमें चोखो नफो कैसा है? ब्याज चोखो नफो ब्याज अन्य कर मेरा बाद नो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, वह उसका एक पॉइंट है। इक्विटी में जो प्रेफरेंस शेयर धारक होते हैं उनका डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा। चोखो नफो तो आपको हुआ, चोखो नफो के ऊपर, ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर धारक है उनका भी अधिकार बनता है, तो उनको जितना प्रेफरेंस डिविडेंड आपको देना है उतना डिविडेंड माइनस कर देंगे। ठीक है, अपॉन इक्विटी भंडोल, जो इनकी इक्विटी पूंजी होगी वही है, इनटू 100। ठीक है, नॉर्मली सूत्र जरा हार्ड नहीं है। ठीक है, इक्विटी भंडोल जो भी देखो मालिक है, रोकायली मूड़ी आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो जितना प्रॉफिट हुआ होगा उसी के बेस पे होता है। जो मालिक होते हैं उनको भी प्रॉफिट बेस पे ही सबको नफा मिलता है। ठीक है, गणतरी होगी, इसीलिए ऊपर क्या आ रहा है? चोखो नफो। लेकिन जो इक्विटी भंडोल है इक्विटी का ही निकालना, इसलिए जो प्रेफरेंस शेयर धारकों का डिविडेंड है, रखना प्रेफरेंस शेयर मूड़ी नहीं है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है। ठीक है, जो प्रतिशत डिविडेंड का दर में सवाल में दिया ही रहेगा। ठीक है, नॉर्मली जो सूत्र है इसे याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिए, और जो आगे के सूत्र है उससे परफेक्ट याद करिए। एक सवाल लेते हैं, सवाल किस प्रकार से सॉल्व करना है। बड़े नंबर का सवाल आता है, ठीक है, इसके अंदर कोई छोटा सवाल बनता नहीं है। 1-2 नंबर का पहले तो सवाल आएगा ही, एक बड़े नंबर के सवाल इससे कवर होते हैं। ज्यादा चैप्टर हमारे पास नहीं है टीवाई में, 1-2 थियरी के भी चैप्टर्स हैं, लेकिन जितने चैप्टर्स है हर चैप्टर्स के वेटेज बहुत हाई है। ठीक है, प्रैक्टिस अगर परफेक्ट होगी तो 50/50 लाना कोई बड़ी बात नहीं बनेगी।
जो सवाल हमने ग्रुप में सेंड किया वही सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल इस प्रकार से है, मुकुट आर्यन लिमिटेड में पापुसर आपको देख के रखा हुआ है, हर सवाल में पापुसर आपको देख के ही रखेगा, ठीक है। फिर वहाँ अतिरिक्त माहिती भी है आपके पास, माहिती इस प्रकार से है, कुल वेचान, ठीक है, कुल वेचान आपको देख के रखा है 30 लाख रुपया। ब्रैकेट में एक शब्द है रोकड़ वेचान उधार वेचान 25%, अर्थात कि सर रोकड़ वेचान उधार वेचान का 25%, तो रोकड़ वेचान किसके ऊपर डिपेंड हो गया, उधार वेचान पे, ठीक है। उधार वेचान जितना होगा उसका हम कितना प्रतिशत निकाल देंगे, 25%, तो मुझे क्या मिल जाएगा, रोकड़ वेचान। देखो लेकिन जो पहला पॉइंट है वेचान, उसके पहले मुझे नहीं उधार लिखा नहीं रोकड़, ऐसा कोई शब्द लिखा नहीं है, ऐसा कोई भी शब्द ना हो तो ये हमारे पास वेचान रहता है कुल वेचान, अर्थात कि जो 30 लाख रुपया है वो कुल वेचान है हमारे पास। जब उधार वेचान की जरूरत पड़ेगी तब हम कैलकुलेट कर लेंगे उसका। सेकंड पॉइंट में काचो नफो देखिए रखा है 7,50,000, फिर हमें चौको नफो भी देखिए रखा है, ठीक है, 4,33,500, लेकिन वहां ऐसे ब्रैकेट में दिया है कि सर डिबेंचर ब्याज यानी 50% करवेरा कर्या पहला नो, अर्थात कि जो 4,33,500 है चौको नफो उसमें से अभी तक नहीं ब्याज माइनस हुआ है ना ही आपका करवेरा, ठीक है। अगर मुझे चौको नफो बाद वाला चाहिए तो ये सब हमें सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं आगे सवाल क्या है। फिर हमें 6 गुणोत्तर पूछा है, 3 माहिती थी, अतिरिक्त माहिती वापस 6 गुणोत्तर है, काचा नफा गुणोत्तर, चोखा नफा गुणोत्तर, चालू गुणोत्तर, प्रवाही गुणोत्तर, देवादार गुणोत्तर। देवादार गुणोत्तर में है कि 30 दिवसों ना आधार है, ठीक है। कभी भी देवादार है लेनदार गुणोत्तर होगा तो कामकाज के दिन आपको दे ही दिए रहेंगे, अगर कामकाज के दिन आपको नहीं देते हैं तो एक साल में 365 दिन होते, तो 365 दिन के आधार पे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लास्ट है हमारे पास मालिकी गुणोत्तर, ठीक है, यानी 6 गुणोत्तर हमें निकालने, प्रत्येक जो भी सवाल आपको मिलेगा उसमें 6 से 8 गुणोत्तर ये लोग हर बार सवाल में पूछते ही, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। देखते सबसे पहले हमें पूछा है सर यहाँ पे काचा नफा गुणोत्तर, उसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका सूत्र लिखेंगे, क्या होता है काचा नफा गुणोत्तर का सूत्र, काचो नफो अपॉन कुल वेचान, ठीक है, इनटू 100। सबसे पहले सूत्र लिख देंगे काचो नफा गुणोत्तर, ठीक है। सवाल में काचो नफो में देखिए रखा है, कितना देखिए रखा है 7,50,000, कुल वेचान 30 लाख रुपया इंटू 100, ठीक है। जितनी इंफॉर्मेशन है सूत्र बेस पे उतना तुमने लिख दिया, काचो नफो है कुल वेचान इंटू 100 कैसे भी सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 25, लेकिन इंटू 100 इसमें प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पे लगेगा, जहां भी इंटू 100 होगा वहां प्रतिशत का चिन्ह लगेगा ही, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसलिए काचो नफो का फाइनल आंसर आ गया 25%, 25%, ठीक है। इतना हार्ड नहीं है चैप्टर, लेकिन सूत्र बेस पे है और सूत्र आते हैं प्रैक्टिस से, ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से आते जाएंगे। जो लोग घुमाते हैं सवाल, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से सॉल्व होते जाएंगे फिर कितना भी घुमाने की कोशिश करें कभी गलत होगा नहीं, ठीक है। अभी प्रैक्टिस इसमें मानिए रखेंगे। दूसरा हमारे पास गुणोत्तर है चोखा नफा गुणोत्तर, सबसे पहले इसका सूत्र लिख देते हैं, क्या सूत्र था चोखा नफा गुणोत्तर, चोखो नफो, लेकिन कैसा बाद वाला, ठीक है, ब्याज अने करवेरा बाद वाला, पश्चिम इससे माइनस होगा, अपॉन नफा, नफा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कुल वेचान पे इंटू 100, ठीक है। अगर सवाल की बात करूं सर तो मेरे पास कुल वेचान तो है 30 लाख इंटू 100, नफा भी देख के रखा है सवाल में, लेकिन नफा कैसा है, ब्याज और करवेरा पहले का, लेकिन मुझे चाहिए बाद का, इसमें से ब्याज और करवेरा तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं हमें चौका नफो बाद वाली कैलकुलेशन कर लेते हैं, चौका नफो बाद वाला, ठीक है। आपको सवाल में चौका नफो दे के रखा है पहले का और ये 4,33,500, इसमें सबसे पहले माइनस करेंगे
ब्याज, यानी आपको डिबेंचर ब्याज बोला है, उससे माइनस कर देंगे। तो डिबेंचर ब्याज कहाँ से मिलेगा? तो हमें पाकू सर्वे से मिलेगा। पाकू सर्वे में आए चाहिए, देखिए जवाबदारी तरफ देके रखा है 1 के नीचे, सॉरी अनामत के नीचे 9% का डिबेंचर 1,50,000, ठीक है। 9% उसका नाम ही उसका ब्याज बनता है, अर्थात ब्याज का प्रतिशत है 9%। तो 1,50,000 का हम निकाल लेते हैं 9%, तो उसका ब्याज हमें मिल जाएगा और ब्याज भी माइनस करना है 1,50,000 का, ठीक है। 9% निकालने में आंसर आ जाएगा 13,500, ठीक है। 1,50,000 का 9% 13,500। सबसे पहले ब्याज माइनस कर देते हैं, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4,20,000, ठीक है। चलो ब्याज तो माइनस हो गया, ये ब्याज के साथ मुझे कर मेरा भी माइनस चाहिए, इससे यहाँ पे माइनस कर मेरा। अब कर मेरा मुझे कहां से मिलेगा? तो भी पाकू सर्वे यहाँ पे अतिरिक्त माहिती में हिंट होती है उसकी, ठीक है। अतिरिक्त माहिती में हिंट देके रखिए। तीसरा जो पॉइंट है चौकों को, उसमें देखो डिबेंचर ब्याज અને 50% कर वेरा बात कर रहे हैं पहला, तो कर वेरा का प्रतिशत मुझे देके रखा है 50%, यानी 50% मुझे कर वेरा माइनस करना पड़ेगा। तो सर 50% तो किसका 50%? जो ये नफा आया है इसका 50%। हमने प्रॉफिट तो कमाया 4,20,000, इसका 50% आपको सरकार को टैक्स देना है, ठीक है। तो 4,20,000 इसका निकालना पड़ेगा हमें 50%। 4,20,000 50% निकाले तो आंसर आ जाएगा 2,10,000, ठीक है। इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कर वेरा आ गया, ठीक है। कर वेरा भी मिल गया तो इसको माइनस कर देते हैं, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2,10,000, ठीक है। ये मिल जाता है आपको चौकों को कर और ब्याज बाद वाला, ठीक है। चौकों को मिल गया तो सूत्र पे अप्लाई कर देते हैं, उतना ही काम बाकी था हमारे पास इस गुणोत्तर के लिए 2,10,000, ठीक है। 2,10,000 इंटू 100 अपॉन 30 लाख, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे कैलसी पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7% इंटू 100 है, इसका प्रतिशत का चिन्ह भूलेंगे नहीं, ठीक है। नॉर्मली कैलकुलेशन है काचनों को सूत्र बेस पे, चौकों को सूत्र बेस पे, लेकिन ध्यान रखना चौकों को ब्याज पहले का है या ब्याज कर वेरा बाद का है। यहाँ ब्याज कर वेरा बाद का था, इसलिए सबसे ब्याज माइनस किया, फिर कर वेरा माइनस किया, तो मुझे आंसर मिल जाता कर वेरा की। सबके लिए आपको सवाल में दी ही नहीं पाकू सर्वे में, ठीक है। तीसरा गुणोत्तर है हमारे पास, ठीक है। हाँ, चालू गुणोत्तर, उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट गुणोत्तर हमारे पास चौथा नफा गुणोत्तर, उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सूत्र से इसका चालू गुणोत्तर, सॉरी क्या सूत्र था चालू गुणोत्तर का? चालू मिलकर अपॉन चालू देगा, ठीक है। इसका तो कोई इंटू 100 लगता नहीं, तो इसका आंसर प्रतिशत में तो नहीं आने वाला, तो कंफर्म है, ठीक है। चालू गुणोत्तर का सूत्र है चालू मिलकर माइनस चालू देवा, इंटू 100 इसमें होता नहीं, इसका तो मतलब क्लियर प्रतिशत लगेगा। क्या लगता है, क्या नहीं, आगे देखते हैं। पहले देखते हैं कि सब मुझे चालू मिलकर चाहिए, ठीक है। तो पाकू सर्वे के आधार पर सबसे पहले हमें चालू मिलकर निकालनी पड़ेगी और चालू देवा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चालू मिलकर निकाल लेते हैं। पाकू सर्वे जो हमारे पास पुरानी पैटर्न वाला है, आपको मिलेगा न्यू पैटर्न वाला। अपडेट पैटर्न की बुक अभी फिलहाल नहीं है हमारे पास। जितना हो सके पुराने पैटर्न से 500 तो क्लियर हो जाएंगे, ओनली फिर बाद में 10% की मेहनत लगेगी और इजी है, ज्यादा कठिन नहीं बचेगा, ठीक है। चालू मिलकर हमें मिलेगी पाकू सर्वे में से, तो पाकू सर्वे में आ जाते हैं, देखते वहां पे चालू मिलकर के रूप में क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास है देवादार, जिसकी कीमत है 1,80,000 देके रखी है पाकू सर्वे में। फिर है स्टॉक, वो भी चालू मिलकर है 1,20,000। फिर हमारे पास लेनी होंगी, उसकी कीमत है 20,000। फिर हमारे पास बैंक सिल्लक है, बैंक पैसा है 80,000, ठीक है।
इतनी हमारी चालू मिलकत है और हमारे पास बाकी मिलकत दिख रही है। चालू मिलकत का टोटल कर देते हैं तो हमारे पास कैसा बचेगा 4 लाख। ये मिल गई हमें कुल चालू मिलकत। ठीक है, फिर इसके बाद चालू मिलकत मिल गई, चालू देवा चाहिए तो चालू देवा मिल जाएगा। सॉल्यूशन इजीली कर सकते हैं, फिर हम निकाल देते हैं यहाँ पे चालू देवा। ठीक है, चालू देवा जवाबदारी पक्षता को दिख ही रहा होगा। डिबेंचर से लंबा गाळा देवा है, चालू देवा में इसका समावेशन नहीं होता है। ठीक है, हमें जो एसवाई पाको से पड़े उसे पता ही है। तो चालू देवा में क्या क्या लेनदार, उसकी कीमत है 1,50,000, देवी होंगी जिसकी कीमत है 40,000, चुकाना बाकी खर्च, ध्यान रखना चुकाना बाकी होगा दायित्व रेट अपना 30,000, फिर कारीगर नफा भाग भंडोर वो भी दायित्व है। कारीगर नफा भाग भंडोर हमारे पास 30,000। एक चीज ध्यान रखना, कारीगर नफा भाग भंडोर है। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड होता तो अनामत कहलाती है। अकस्मात मुआवजा फंड अनामत है, नफा भाग भंडोर हमारी जवाबदारी। ठीक है, अगर यहाँ पे कारीगर अकस्मात मुआवजा भंडोर होता तो अनामत बन जाता, लेकिन कारीगर नफा भाग भंडोर है, कर्मचारी को नफा में हिस्सा दे रहा हो तो हिस्सा तो नहीं दूंगा तो मेरा दायित्व है, इसलिए जवाबदारी बनता है। इनका टोटल कर दे तो आंसर आएगा 2,50,000। कुल जवाबदारी कुल देवा हमारे पास आ गया 2,50,000। जितनी जानकारी चाहिए थी उतनी तो निकाल ली इस गुणोत्तर के लिए। तो इस गुणोत्तर को सॉल्व कर देते हैं। चालू मिलकत हमारे पास है यहाँ 4 लाख, चालू देवा भी निकालने हैं 2,50,000। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.6। ध्यान रखिएगा 1.6 आंसर है। अब सर 1.66 का क्या प्रतिशत लगाओगे? प्रतिशत नहीं लगा सकता क्योंकि 100 नहीं है। तो इसको करना क्या है, अनुपात 1 कर देना। और कुछ नहीं, क्या करना है, अनुपात 1। ठीक है, ये हमारा आंसर है 1.6 अनुपात 1। जहां पे 100 नहीं होता वहां पे अनुपात 1 हमें कर देना है। ठीक है, 1.6 अनुपात 1 1.681 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चालू गुणोत्तर का। इसी प्रकार ये तो चालू गुणोत्तर हो गया। अब निकालते हैं नेक्स्ट गुणोत्तर। ठीक है, तीसरा गुणोत्तर था, चौथा गुणोत्तर में देख रखा है प्रवाही गुणोत्तर। प्रवाही गुणोत्तर पूरा नहीं करने वाले चालू गुणोत्तर पे, प्रवाही गुणोत्तर सबसे इसका सूत्र लिख देते हैं। प्रवाही गुणोत्तर का सूत्र सेम चालू गुणोत्तर की तरह ही, प्रवाही मिलकत अपॉन प्रवाही देवा। ठीक है, प्रवाही मिलकर प्रवाही देवा मिल जाएगा, अपना सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे भी 200 नहीं करता ये सर, इसका आंसर किस में आएगा, जेन अनुपात में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले निकाल लेते हैं प्रवाही मिलकर। तो प्रवाही मिलकर हमें कैसे मिलेगी, जो कुल चौखी मिलकत थी उसमें से आकर स्टॉक माइनस कर दो। जो चालू मिलकत है, चालू मिलकत माइनस आखर स्टॉक, यानी पूरे में हमें आखर स्टॉक नहीं लेना। पूरे का टोटल हमारे पास 4 लाख, चालू मिलकर माइनस आखर स्टॉक हमारे पास 1,20,000। ठीक है, 4 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दो, 2 से हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये मिल गया प्रवाही मिलकर। फिर हमें वर्क करना है प्रवाही देवा के लिए। इसका सूत्र क्या बनता है, चालू देवा माइनस बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बीओडी हम इसमें नहीं लिखते थे, बीओडी इसमें से निकाल देते हैं। चालू देवा हमारे पास कितना है, 2,50,000
अब देखते हैं कि चालू दवा में बीओडी था, नहीं इस तरह भी बीओडी नहीं है, ठीक है। लेनदार देवी चुकान बाकी कार्यकर्ता का भाग है, तो बीओडी मेरे पास सवाल नहीं है, तो 0। इसका आंसर तो आ गया 2,50,000। अगर बीओडी की कोई रकम होती है उसमें से हमें घटाना पड़ता है, जैसे आपका शब्द ने घटा दिया, ठीक है, माइनस के। जैसे हो रहा सॉल्यूशन वैसे ही करना है। मिल गया मुझे प्रभावी मिलकत भी मिल गया, प्रभावी देवा भी मिल गया, ठीक है। इसको सूत्र पे अप्लाई करके सॉल्यूशन कर देते हैं। प्रभावी मिलकत 2,80,000 अपॉन और प्रभावी देवा था 2,50,000, ठीक। इसको सॉल्यूशन कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 1.12 अनुपात 1, ठीक है, 1.1201 है हमारा फाइनल आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। पहले सचालू गुणोत्तर और प्रभावी गुणोत्तर कैसे सोल्व होता है और यहाँ पे समझे हम लोग फिलहाल, ठीक है। और प्रभावी गुणोत्तर पूरा डिपेंडेबल हो जाता है चालू गुणोत्तर पे, उसी आधार पे लिखना पड़ेगा। 2 गुणोत्तर और हमारे पास है, ठीक है, उसे भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट गुणोत्तर है हमारे पास देवादार गुणोत्तर, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देवादार गुणोत्तर का सूत्र लिख लेते हैं, क्या है, देवादार गुणोत्तर। क्या सूत्र था इसका, देवादार प्लस लेनिउंडी अपॉन देवादार किससे संबंधित है, उधार वेचान, या हमें उधार वेचान की जरूरत पड़ी इनटू कामकाजना दिवसों, जो 300 में सवाल में देख के रखा है, ठीक है। सवाल में दिया नहीं है तब 300 दिए, तो 365 को फॉलो कर देते हैं, ठीक है। देवादार हमें सवाल में दिया है, पाकू सर्वे में दिया है देवादार 1,80,000 प्लस लेनिउंडी भी हमें देख के रखा है 20,000। लेकिन सर उधार वेचान मेरे पास नहीं है, कामकाज का दिन तो है मेरे पास 300, ठीक है, इतना है। अगर मुझे उधार वेचान मिल गया तो मेरा सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। तो हम उधार वेचान क्या सॉल्यूशन करते हैं, कैसे होगा, तो हमारे पास जो पॉइंट था वेचान का पहला पॉइंट, उसके आधार पे है, उसके आधार पे सॉल्व करते हैं। इसे दिया है वेचान यानी कुल वेचान मुझे 30 लाख रुपया दे के रखा है, ब्रैकेट में रोकड़ वेचान उधार वेचान का 25%, ठीक है। इसका मतलब सर रोकड़ वेचान उधार पे डिपेंडेबल है, तो मुझे उधार को 100 मानना पड़ेगा, तो हम मानते हैं उधार वेचान, धारक उधार वेचान कितना 100, तो रोकड़ वेचान तो इसके ऊपर डिपेंडेबल है ना, उधार वेचान पे जो वस्तु जिसके ऊपर डिपेंडेबल होगा उसे 100 मान देते हैं हम लोग, ठीक है। रोकड़ वेचान था 25%, तो कुल उधार वेचान का 25%, उधार वेचान तो मैंने 100 मान के रखा ही है, इसका 25% निकालो तो आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। अर्थात मुझे उधार वेचान रोकड़ वेचान मिल गया, रोकड़ वेचान उधार वेचान का 25% है, इससे मैं उधार वेचान को 100 माना, तो 100 का 25% निकाल तो मिल गया 25, ठीक है। अगर मैं उधार वेचान रोकड़ वेचान का प्लस कर दूं तो मुझे मिल जाता है कुल वेचान, ठीक है। उधार और रोकड़ को प्लस कर दो तो कुल मिल जाएगा, कुल कितना मिल गया मुझे 125, ठीक है। दोनों को प्लस करो तो अब क्या पद यूज करते, ठीक है, अपना पद क्या निकल जाएगा, कुल वेचान 125, ठीक है, जो 125 है और कुल वेचान मुझे रकम भी देके रखा है 3 लाख रुपया, 30 लाख, ठीक है। 125 30 लाख के बराबर मुझे तो उधार चाहिए, उधार का पद कितना 100, तो सर 100 के बराबर कितनी रकम, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसका, यानी 30 लाख इंटू 100 अपॉन 125, ठीक है, 30 लाख इंटू 100 अपॉन 125, देखते कितना आता है, कैसे भी कैलकुलेशन किया तो सर 24 लाख है, इतना हमें उधार वेचान की रकम यहाँ से मिल गई है, उधार वेचान की रकम मिल गई, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर देते हैं, 1,80,000 प्लस 20,000 हो गया 2 लाख
24 लाख इंटू 300, ठीक है। सॉल्व कर देते सर। 2 लाख इंटू 300 पॉइंट 24 लाख, आंसर आ गया मेरे पास 25। अब सर प्रतिशत लगाओ क्या? नहीं, क्योंकि 100 मैंने लगाया था, जेन भी नहीं लगा सकता क्योंकि काम का सर 200, तो यहाँ पे 300 है तो यहाँ पे लिखेंगे 25 दिवस, ठीक है। इसका आंसर आ जाता है मेरे पास 25 दिवस, ठीक है। देवादार गुणोत्तर इस प्रकार से निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। देवादार गुणोत्तर, देवादार उधार वेचान का उधार वेचान की हिंड हर बार बदलती रहेगी, हर सवाल में फिक्स नहीं कि सर इस प्रकार से सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सॉल्यूशन तो ऐसे होगा, लेकिन आगे जो सवाल मिलेंगे वहां पे किस हिसाब से पूछा गया, कंडीशन क्या दी है, कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते रहेंगे। प्रत्येक सवाल में कंडीशन अलग होती है रहेगी, हमें सिर्फ कंडीशन को फॉलो करना है, उसको सॉल्व करते रहना है, ठीक है। इस प्रकार से देवादार गुणोत्तर में आंसर दिवस में, हफ्ता में या वर्ष में भी आ सकता है, ठीक है। दिवस था, इसका मैं यहाँ पे लास्ट में दिवस लिखा, ठीक है। एक नंबर ढूंढना, इसके 1 नंबर रहते हैं क्योंकि बड़े सवाल है। 12वीं में इसका आधा नंबर रहता है, लेकिन आपके बेस पे 1 नंबर या 2 नंबर मार्जिन यहाँ पे रखते प्रत्येक इसका, ठीक है। नॉर्मली देवादार गुणोत्तर हो गया हमारा। एक और गुणोत्तर है, ठीक है, मालिकी गुणोत्तर, उससे भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट गुणोत्तर है हमारे पास मालिकी गुणोत्तर, ठीक है। लास्ट छठा गुणोत्तर पूछा मैं, इसका सूत्र क्या था हमारे पास? मालिकी भंडोल अपॉन कुल भंडोल, ठीक है। मालिकी भंडोल अपॉन कुल भंडोल, ये सूत्र था इसका। सूत्र बेस सूत्र अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस देखो सब अच्छे से क्लियर होंगे। सबसे पहले मुझे मालिकी भंडोल निकालना पड़ेगा, कुल भंडोल, ये मिलकर अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले वर्क करते हैं सर मालिकी भंडोल के लिए। मालिकी भंडोल का सूत्र क्या था आपके पास? शेयर मूल्य, जिसमें इक्विटी शेयर मूल्य प्लस प्रेफरेंस शेयर मूल्य प्लस अनामतों माइनस अवास्तविक मिलकत, ठीक है। इतना सूत्र था। इसमें लंबा गाला देवा नहीं आता, मालिक है, मालिक का जो पैसा होगा उसी पे दिखा लंबा गाला देवा, ठीक है। जो डिबेंचर जो लंबा गाला देवा है, जो मालिक का नहीं है तो दायित्व देवा है, इससे डिबेंचर यहाँ पे नहीं आता, ध्यान रखिएगा। मालिक का क्या क्या होता है? इक्विटी से, प्रेफरेंस से, अनामत, उसमें से माइनस करना पड़ता है, अवास्तविक मिलकत, ठीक है। इक्विटी शेयर मूल्य हमें पाको सर्विस से मिलते जाएगा सब इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखते इक्विटी शेयर मूल्य हमें देके रखा हुआ है 4 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर मूल्य अपने पास है 1,50,000 प्लस अनामत भंडोल आपको दिया है 50,000 माइनस अवास्तविक मिलकत। अवास्तविक मिलकत आपको पाको सर्विस की मिलकत पक्ष की तरफ मिलेगा, ठीक है। अवास्तविक मिलकत में बहुत सारी मिलकत रहती है, ठीक है। प्राथमिक खर्च हो गया, जायदाद जुम्मेज खर्च हो गया, ये सब हमारी अवास्तविक मिलकत है। लेकिन सर पाको सर्वे में मिलकत तरफ मुझे ऐसा कोई अवास्तविक मिलकत तो दिखाई नहीं दे रही। एक तो कायमी मिलकत है, एक तो चालू मिलकत, ठीक है। इसलिए अवास्तविक मिलकत इस सवाल में न होने की वजह से हम 0 ही मानेंगे, क्योंकि हमारा सवाल में अवास्तविक मिलकत नहीं है। सिर्फ प्लस ही करना, माइनस को कुछ कर दीजिए, सब मिला ही नहीं, तो मेरे पास मालिकी भंडोल मिल जाएगा टोटल 6 लाख रुपया, ठीक है। टोटल कर देंगे तो हमारे पास 6 लाख रुपया। अगर अवास्तविक मिलकत होता तो भी इससे माइनस हो जाता। अब तो सर मालिकी भंडोल तो मिल गया, अब बात आती है कुल भंडोल की, ठीक है। कुल भंडोल का सूत्र क्या था? कुल मिलकत माइनस अवास्तविक मिलकत। कुल मिलकत मुझे कहां से मिलेगी? जो पाको सर्वे है मिलकत पक्ष का उसका टोटल, पाको सर्वे का लास्ट का टोटल ही कुल मिलकत होती है। पाको सर्वे का मिलकत तरफ का टोटल देखेंगे तो फिर हमारे पास आ रहा है पूरा 10 लाख रुपया माइनस अवास्तविक मिलकत इस सवाल में है ही नहीं, ठीक है। इसलिए 0 होती तो माइनस कर देते, यानी इसका फाइनल आंसर आ जाएगा कुल मिलकत का 10 लाख रुपया, ठीक है। ध्यान रखिएगा कुल मिलकत पाको सर्वे का टोटल है वही होती है कुल मिलकत, ठीक है। दोनों की इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हम सवाल सॉल्यूशन यहाँ पे कर सकते हैं।
मालिक भंडोल 6 लाख रुपया अपॉन कुल भंडोल है 10 लाख रुपया। सवाल में 100 रहता है, भूलिएगा नहीं, ठीक है, इंटू 100, 6 लाख इंटू 100 अपॉन 10, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। अब सर इंटू 100 इसका आंसर किस में देंगे, प्रतिशत में, है हमारा मालिक भंडोल का आंसर आता है 60%, ठीक है। नॉर्मली हमने गुणोत्तर सॉल्व किए हैं, 6 गुणोत्तर हैं, ठीक है। सवाल में जैसे पूछेंगे वैसे हमें सॉल्यूशन करते रहना है। एक दो सवाल ग्रुप में सेंड करता हूँ, आप प्रैक्टिस चालू रखिए। हमारा टारगेट रहेगा कि इससे जो नेक्स्ट मंथ होगा, नेक्स्ट मंथ तक एक चैप्टर खत्म हो ही जाना चाहिए, ठीक है। जो एसवाई की तैयारी फिलहाल उससे स्टॉप ही रखी है, मोस्ट ऑफ तो प्रमोशन तो हो ही गया है, ठीक है। लेकिन जितने केटी के अपने स्टूडेंट्स हैं वो लोग तैयारी बंद मत कीजिए, क्योंकि केटी के एग्जाम कंपलसरी होने के लिए बोला है। डेट डिक्लेयर नहीं केटी की, लेकिन आपकी दिवाली से पहले ही होगा। अगर केटी में आप फेल हो जाते हो तो आपको कोई प्रमोशन नहीं होगा, ठीक है। आपको फिर से एग्जाम देना ही पड़ेगा। उसमें क्या होगा, फालतू क्या आपका ईयर बर्बाद हो जाएगा। अभी समय है, अच्छे से लग जाओ, एक ही महीना बाकी है, आपको भी पता है, जैसे कि 1 महीने में सब स्टार्ट होने ही वाला है, ठीक है। तैयारी स्टॉप मत कीजिएगा, नहीं तो बोझ बढ़ जाएगा, ठीक है। दिन का जितना समय मिलता है 2 घंटा 3 घंटा जैसे आपसे हो वैसे प्रैक्टिस चालू रखिए। और जो टीवाई की तैयारी हो तो चालू करनी ही पड़ेगी। डिग्री का ईयर है, कोई रिस्क नहीं ले सकते इसमें।